Hello, students, and welcome to the channel The HH Classes. Today, we will start the second chapter of Geography, Class 8, that is Land, Soil, Water, Natural Vegetation, and Wildlife Resources. तो इसमें हम लैंड और मिट्टी, पानी, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम चैप्टर को शुरू करें, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया इन अफ्रीका, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. She has to walk a long way and returns after a few hours. एक मम्बा है और अफ्रीका में है, तंजानिया में वो, और वो सुबह बहुत जल्दी उठती है पानी को लेकर आने के लिए। बहुत दूर से लाना होता है उसे। वो बहुत लंबे रास्ते पे चलती है, फिर कुछ घंटे बाद वापस आती है। उसके बाद वो अपनी मम्मी को हेल्प करती है, अपने ब्रदर्स को ज्वाइन करती है उनके गोट्स को टेक केयर करने के लिए, उनकी बकरियों को टेक केयर करने के लिए उनकी अपने ब्रदर्स की हेल्प करती है, अपने भाइयों की हेल्प करती है। ऑल हर फैमिली ओन्स इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। उनकी एक स्मॉल हट है और उसके पास ही उनका एक उबड़ खाबड़ सा रॉकी लैंड है, ठीक है, पथरीला सा लैंड है। Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई मम्बा के जो फादर हैं वो बहुत मुश्किल से वहाँ पर मेज़ और बीन्स उगा पाते हैं। टॉयलिंग हार्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। टॉयलिंग का मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। दिस इज़ नॉट एनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर होल ईयर। लेकिन पूरे साल तक उनको फीड करने के लिए यह बहुत नहीं होता है, एनफ नहीं होता ये। उनको और भी खाना चाहिए होता है खाना खाने के लिए। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। पीटर एक शीप रेयरिंग रीजन में रहता है न्यूजीलैंड में, जहाँ पर उसकी फैमिली का एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। वो जब भी स्कूल से रोज़ वापस आता है अपने अंकल को देखता है कि वो कैसे अपनी शीप को टेक केयर कर रहे हैं और उसकी देखभाल कर रहे हैं। देयर शीप यार्ड इज़ सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस। इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वहाँ पर सब कुछ एक मैनेज्ड है साइंटिफिक वे से, टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी का बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पिछले वीडियो में पढ़ा था, और अगर नहीं आपने देखा है तो मेरे चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरा चैप्टर मैंने समझाया हुआ है, उसमें आपको समझ आ जाएगा टेक्नोलॉजी क्या है और टेक्नोलॉजी के बारे में। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर की जो फैमिली है वो वेजिटेबल्स भी उगाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। मम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइव्स। दोनों मम्बा और पीटर अलग अलग जगहों पर रहते हैं, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं और बहुत अलग ज़िंदगी जीते हैं। और ये ज़िंदगी का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी, लैंड, वाटर, इन सब के डिफरेंसेस की वजह से है। The availability of such resources is the main reason places differ from each other. ठीक है, ये इस चीज़ की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, रिसोर्सेज की, कहाँ पर कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हैं, वहाँ पर ज़्यादा उनको लग्जरी मिलेगी, वहाँ पर ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर डू यू नो का एक बॉक्स है जहाँ पर कई बार बहुत 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ पर है 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन occupies only 30% of the land area.
The remaining 70% of the land is either sparsely populated or uninhabited. मतलब 90% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो सिर्फ पूरे वर्ल्ड का जो लैंड है उसका सिर्फ 30% ही ऑक्यूपाई करती है. बाकी या तो ऑक्यूपाई कोई करता ही नहीं है, कोई रहता ही नहीं है उस लैंड पे, या फिर बहुत कम लोग रहते हैं. फिर आता है हमारा अगला टॉपिक लैंड. लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. It covers only most 30% of the total area of the Earth's surface, and all parts of this small percentage are not habitable. ये 30% एरिया है लैंड हमारी पूरे अर्थ पे, लेकिन ये पूरा हैबिटेबल नहीं है. पूरे धरती पर कोई रह ही नहीं सकता है, पूरे लैंड पर रहने लायक भी नहीं है. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. यहाँ पर uneven distribution है population की अलग अलग parts of world में, और ये varied characteristics हैं land और climate की वजह से. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to water, logging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. ये जो एरियाज़ हैं ये बहुत अनइनहेबिटेड हैं या बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं या फिर कोई रहता ही नहीं है. प्लेन्स एंड रिवर वैलीज़ ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. यहाँ पर प्लेन्स हैं और रिवर वैलीज़ हैं जो एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छा लैंड प्रोवाइड कर देती हैं, सूटेबल लैंड प्रोवाइड करती हैं. Hence these are densely populated areas of the world. यहाँ ये बहुत densely populated हैं areas world के. Land use. Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries. This is commonly termed as land use. यहाँ पर एक definition आ गई land use कि land use क्या होता है, कि लैंड को हम अलग अलग वे में यूज़ करते हैं. एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड, सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़, इन सारी एक्टिविटीज़ में तो इसे कहते हैं लैंड यूज़. कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मंबाज एंड पीटर्स फैमिलीज यूज़ देयर लैंड. द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. लैंड का यूज़ डिटरमाइन कौन करता है? फिज़िकल फैक्टर्स करते हैं जैसे टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. टोपोग्राफी मतलब जो हमारी एक लैंड कैसी है उस पर डिपेंड करता है. ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न. जो ह्यूमन फैक्टर्स है सच एज पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी है, वो भी एक बहुत बड़े डिटर्मिनेंट्स हैं लैंड यूज़ पैटर्न की, कि कौन सा लैंड कहाँ यूज़ कौन करेगा. वो पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है, कितनी ज़्यादा कहाँ पर पॉपुलेशन है, कितनी टेक्नोलॉजी है. लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. तो कम्युनिटी लैंड और प्राइवेट लैंड को भी हम कर सकते हैं डिफ़र. जैसे कि प्राइवेट लैंड होता है, जैसे मैंने लैंड ऑन किया हुआ है, सिर्फ उस पर मेरा ही हक है, तो वो प्राइवेट लैंड हो गया, प्राइवेट इंडिविजुअल ने ऑन किया है. लेकिन अगर कम्युनिटी लैंड है, जैसे कम्युनिटी पार्क्स होते हैं, वेल्स होते हैं, ये सारा कम्युनिटी लैंड है. और कम्युनिटी लैंड्स को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोल देते हैं. पीपल एंड द डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड. डिमांड तो हमारी बहुत सारी बढ़ रही हैं, लेकिन लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है. द लिमिटेड है, कम नहीं है, लिमिटेड है. द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्राम प्लेस टू प्लेस. और क्वालिटी भी लैंड की जो है वो अलग अलग जगह पे अलग होती है. जैसे कि हमने देखा कि मंबा और पीटर की फैमिली को ही ले लो, अलग अलग जगह तो अलग अलग लैंड भी है. पीपल स्टार्टेड एनरोचिंग द common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas. ये अलग अलग lands को कैसे use कर रहे हैं हम, ये लिखा है. Today the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of expansion of agriculture and construction activities. इन सब की एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की बढ़ने की वजह से लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है,
लैंडस्लाइड्स बढ़ रही हैं, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है, डिज़र्टिफिकेशन बढ़ रहा है। ये सारा मैं आगे आगे धीरे धीरे आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ें हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। लेट्स डू वाला तो कुछ है नहीं है बॉक्स में, आगे चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स पे, जैसे हम फ्रॉस्ट एक्शन भी हो रहा है, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटी भी हो रही है, तो उसे कहते हैं वेदरिंग। मतलब कि जब कोई रॉक्स हैं उन्हें ये सारी चीज़ें लग रही हैं और वो टूट जाते हैं इसकी वजह से या डीके हो जाते हैं, तो उन्हें उसे कहते हैं वेदरिंग, और उनका चूरा हो जाता है तो उसे कहते हैं वेदरिंग। अब सॉइल क्या है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड सॉइल। ये हमारी डेफिनेशन आ गई कि सॉइल क्या है? एक थिन लेयर है ग्रेनी सब्सटेंस की जो हमारे अर्थ के सरफेस को कवर की हुई है। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, ये लैंड से बहुत लिंक्ड भी है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल किससे बनती है? ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, मिनरल से बनती है, वेदर्ड रॉक्स से बनती है। ठीक है, वेदर्ड रॉक्स मतलब चूरे वाले रॉक्स, मिनरल से बनती है और ऑर्गेनिक मैटर। और ये सारा कुछ वेदरिंग की प्रोसेसेस जब मिक्स हो जाती हैं तभी होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। ये सारी जब राइट मिक्स होता है मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का, तब फर्टाइल सॉइल बनती है। ये लैंडस्लाइड्स है, केस स्टडी है, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं कभी। वैसे ये करना तो चाहिए लेकिन इसको बाद में करेंगे। पहले हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये केस स्टडी है, आखिरी में करेंगे चैप्टर के लास्ट में। अब ये है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। उससे पहले डू यू नो का बॉक्स, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। तो बहुत कई सौ साल लग जाते हैं एक सॉइल के लेयर बनने में। फैक्टर्स क्या है? मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन, ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं। जैसे पेरेंट रॉक है, ये कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, कंटेंट, परमेबिलिटी को डिफाइन करता है। फिर रिलीफ है, अल्टीट्यूड और स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स और एनिमल्स का कैसे हैं, किस जगह पे हैं। क्लाइमेट है, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसी है, वेदरिंग कैसी हो रही है, ह्यूमस फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, टाइम की थिकनेस कैसी होगी, वो टाइम डिसाइड करता है। ये सारी चीज़ें हैं। और ये एक जो डायग्राम बना हुआ है कि टॉप सॉइल में क्या होगा, ह्यूमस होगी और वेजिटेशन होगी। फिर उसके बाद सब सॉइल होगी, उसको कहेंगे सैंड है, वहाँ पे सिल्ट है और क्ले है। फिर थर्ड लेयर में वेदर्ड रॉक मटेरियल है, पेरेंट रॉक है, आखिरी में पेरेंट रॉक। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्या है? जब सॉइल इरोजन होता है, डिप्लीशन होता है, इसको कहते हैं कि बहुत बड़े थ्रेट्स हैं। बोथ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स इसको मतलब अफेक्ट करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं सॉइल्स की। लेकिन इसमें कुछ जो बड़े फैक्टर्स हैं वो डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स। तो इनसे बचें कैसे? इनके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे मल्चिंग। जब बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। जो खाली ग्राउंड है उसमें प्लांट्स के बीच बीच में एक एक लेयर बिछा देते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, स्ट्रॉ की तरह। यहाँ पर पिक्चर नहीं दी हुई है लेकिन उसमें आपको पता लग जाएगा। और अगर आप गूगल करेंगे कि मल्चिंग की कुछ पिक्चर्स आपको चाहिए तो उसमें आ जाएगा, आपको क्लियर दिख जाएगा, आप देखना एक बार। कंटूर बैरियर्स, स्टोन्स, ग्रास, सॉयल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। अब कंटूर बैरियर्स क्या हैं? ये कंटूर प्लोइंग है कि एक बैरियर्स लगा देते हैं, ये बैरियर्स हैं और इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, ये वेस्ट नहीं होता है। रॉक डैम, rocks are piled up to slow down the flow of water.
जैसे हम भी ऐसे कर लेते हैं कभी कभी, जैसे पानी बह रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, तो जहाँ से पानी बह रहा है उसके आगे कुछ पत्थर लगा दिए, तो वही है रॉक डैम, कुछ भी नहीं है। टेरेस फार्मिंग ये है, स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं इसे, ये पहाड़ों पे होती है। ये स्टेप्स बना देते हैं, सीढ़ियों की तरह बना देते हैं पहाड़ों पर, और उस पर फार्मिंग करते हैं ताकि पानी वेस्ट ना हो, सारा सीप कर जाए अंदर। ये यहाँ तो पिक्चर भी दी हुई है इसकी, ये देखो आराम से बिल्कुल ये स्टेप्स बने हुए हैं, बिल्कुल अच्छी पिक्चर दी हुई है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आराम से। यहाँ पे देखो इधर भी है, ये स्टेप्स बने हुए हैं, ये टेरेस फार्मिंग। फिर है इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज, और वो उसको अल्टरनेट रोज में, एक रो जैसे चावल की उगा दी, एक रो उसकी गेहूं की उगा दी, ऐसे ऐसे उगा देते हैं अलग अलग चीज़ों की। फिर कंटूर प्लोइंग आ गया, वो कंटूर बैरियर था, वो अलग था, ये कंटूर प्लोइंग की पिक्चर थी, मुझे भी लगा कि ये गलत है, कंटूर बैरियर ऐसे नहीं होता है। तो कंटूर प्लोइंग की पिक्चर है कि ये घास लगा देते हैं ताकि हवा, जो हवा का बहाव है उससे पेड़ नहीं टूटें और वो सॉइल इरोजन ना हो सके, हवा से जो सॉइल है वो उड़े नहीं, इसलिए ग्रास लगा देते हैं ऐसे लाइंस में। फिर शेल्टर बेल्ट्स भी एक तरह से यही होते हैं, बस ग्रास की जगह बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं लाइंस में, बहुत लंबे लंबे। कई बार हम कहीं घूमने जाते हैं गाड़ी पे, तो साइड में कई बार दिखते हैं ना, ऐसे ही लंबे लंबे पेड़ लगे हुए हैं लाइंस में, बहुत सारे, वो होते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो अगली बार कहीं भी देखो तो बताना है अपने पेरेंट्स को भी कि ये शेल्टर बेल्ट्स हैं। तो ये एक पिक्चर भी बनी हुई है इसको दिखाने के लिए, ये भी एक कंटूर प्लोइंग, या फिर कंटूर प्लोइंग नहीं, शेल्टर बेल्ट्स की तरह कह सकते हैं हम इन्हें, कि ग्रास लगा दी तो जो सीपेज है उसका पानी ही बह रहा है लेकिन सॉइल नहीं बह रहा। फिर नेक्स्ट है हमारा वाटर। वाटर में सबसे पहले हम डू यू नो 1 मार्क क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। In 1975, the consumption of water for human use was 3850 cubic kilometer per year. It soared to more than 6,000 cubic kilometer a year in the year 2000. मतलब 1975 में 3850 cubic kilometer per year था, लेकिन ये 2000 तक 6000 cubic kilometer per year हो गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। डू यू नो में अगला बॉक्स है ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर, कि जब आप ब्रश करते टाइम खोल के रखते हैं टैप, या फिर किसी में बूंद बूंद भी गिर रही होती है टैप में से, तो भी वो 1200 लीटर पानी पूरे साल में वेस्ट कर देती है एक टैप। तो कभी भी अगर ऐसा हो रहा हो तो प्लम्बर को थोड़े से पैसे दे करके अपने टैप्स को ठीक करवा लीजिए, वरना वाटर बहुत वेस्ट हो जाएगा और आप पे इल्ज़ाम लग जाएंगे। तो अब चलते हैं वाटर पे। वाटर इज़ अ वाइटल रीन्यूएबल नेचुरल सोर्स है, ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। और धरती का जो सरफेस का 3/4 है वो तो वाटर ही है, ये कहीं भी मैप में भी देखते हैं तब भी यही होता है, ब्लू ब्लू दिखती है धरती क्योंकि पानी है। इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट को वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। और इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगैन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, इतने साल पहले हमारी लाइफ शुरू हो गई थी। इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, एंड ये बहुत ही कॉमन बातें बताई हुई हैं, लेकिन ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकती है, जैसे 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, एक अप्रॉक्सीमेट वो दिया हुआ है नंबर। 2.7% फ्रेश वाटर है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स, लेकिन ये 70% आइस शीट्स और ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, तो इसको हम पी नहीं सकते हैं। अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, माउंटेन रीजन, इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये हमारे लिए रिसोर्स नहीं बनता है। ओनली 1% है फ्रेश वाटर का जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, और ये ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है, सरफेस वाटर है, रिवर्स में, लेक्स में, वाटर वेपर की फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में। फ्रेश वाटर जो है वो देयरफॉर मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस है अर्थ पे। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, उसको हम ऐड भी नहीं कर सकते हैं अर्थ पे, ना ही हम उसको घटा सकते हैं। अब फिर आप कहोगे कि जब घटा नहीं सकते या फिर उसको ऐड नहीं कर सकते,
तो फिर इसको वेस्ट करने का मतलब ही क्या हुआ? इसको हम वेस्ट कर भी दे तो क्या है, ये उसकी वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी जितना मर्जी पानी यूज़ करो। नहीं, लेकिन इसका जो मतलब है कि उसकी वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन फ़िट फॉर ह्यूमन यूज़ कितना है वो वेरी करेगा। जैसे अभी तो 1% है, अगर हम और वेस्ट करते जाएंगे, अब नाले में भी तो पानी है ही है ना, लेकिन हम नाले का पानी उठा के पी तो नहीं सकते, उसको आरओ में भी डाल के नहीं पी सकते, वो भी इन्फेक्शन करेगा ही करेगा। उसको हम कितना भी सैनिटाइज़ कर लें, उसको कितना भी हम साफ़ प्योरीफाई कर लें, वो हम पीने लायक हमारे लिए नहीं बन पाएगा। तो फ्रेश वाटर जो है हमारे पीने लायक है, हमारे नहाने लायक भी नहीं है नाले का पानी। तो उससे हम नहाएंगे तो और गंदे हो जाएंगे इसलिए कहीं नाले में डुबकियाँ मत मारनी शुरू हो जाना अभी, कि ये तो वाटर तो बहुत सारा है हमारे पास। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी, जैसे कि मैंने अभी कहा। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू बी वेरी बिकॉज ये सेम बात लिखी है जैसे कि मैंने अभी बताया है। और इसी को ही कहते हैं वाटर साइकिल। कभी वो रिवर्स में है, कभी क्लाउड्स में है, कभी इवापोरेशन हो रहा है, कभी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, कभी रेन हो रही है, कभी रन ऑफ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। यही है वाटर साइकिल। तो अब आगे चलते हैं। ह्यूमन्स यूज़ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, हम ड्रिंकिंग के लिए नहीं, वॉशिंग के लिए नहीं, बल्कि ऑल भी बहुत अलग अलग प्रोसेसेस है, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं डैम से। और भी है, जैसे इंक्रीज पॉपुलेशन है जब बढ़ रही है तो फूड की और कैश क्रॉप्स की डिमांड भी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है, और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहे हैं, सबकी डिमांड बढ़ती जा रही है अलग अलग चीज़ों की। ये सारे मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, बस फटाफट करते हैं इसको। कि स्कैरसिटी हो रही है वाटर की, कमी हो रही है वाटर की बहुत सारे वर्ल्ड में रीजन्स में, जैसे यूएसए है, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएस, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेस इन फ्रेश वाटर सप्लाई। वहाँ पर वाटर तो है लेकिन फ्रेश वाटर नहीं है, फिट फॉर ह्यूमन यूज़ नहीं है। Countries located in climatic zones most susceptible to droughts face great problems of water scarcity. Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by overexploitation and contamination of water sources. अब मैंने ये सीधा इंग्लिश में पढ़ दिया, आपको कुछ नहीं समझ आया मुझे पता है इसमें, क्योंकि कुछ लिखा भी नहीं है इसलिए मैंने कुछ समझाया नहीं। इसमें लिखा है कि सिर्फ ये वेरिएशन की वजह से हम वाटर वेस्ट कर रहे हैं, और किस फॉर्म में वाटर हमें मिल रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो उसकी शॉर्टेज है या वो अबंडेंटली अवेलेबल है। अब डू यू नो का पढ़ लेते हैं, एक 1 मार्क क्वेश्चन होगा। हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट? अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन with a population of 1.25 lakhs is completely dependent on purchasing water from the nearby talukas. अब वहाँ पर खुद का पानी ही नहीं है अमरेली सिटी में, सौराष्ट्र में। अब वहाँ पर वाटर की अलग से मार्केट लगती है कि पानी खरीदने जाते हैं लोग। हमारे तो घर में आरओ लग गया, टंकी में चढ़ जाता है सुबह रोज़ पानी, मोटर का बस स्विच ऑन करो, नहाने लग जाओ, फाउंटेन चला के, अपने शावर चला के, और वहाँ पर तो पानी भी नहीं मिलता अमरेली में। तो सोच के देखो कि रोज़ पानी, जैसे सब्ज़ी खरीदने जाते हैं वैसे पानी भी खरीदने जाना पड़े। आगे आगे हो सकता है कि हमें भी ऐसे ही जाना पड़े, लेकिन वो दिन हमें नहीं आने देना है, इसलिए हमें पानी को बचाना है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, अब उसी की बात आ गई ना, ये मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको पहले ही दे दी कि अब आगे आने वाली बात है जो वो है वाटर रिसोर्सेज के कंजर्वेशन पे। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। स्टेप्स हैव टू बी टेकन, बहुत सारे स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे इसके लिए। तो वो स्टेप्स देख लेते हैं क्या है। इवन दो वाटर इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स, इसका ओवर यूज़ और पोल्यूशन जो है इसे अनफिट बना सकता है हमारे यूज़ के लिए। डिस्चार्ज हो जाता है अनट्रीटेड, पार्शियली ट्रीटेड सीवेज का पानी में, एग्रीकल्चर केमिकल्स का, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का वाटर बॉडीज़ में, और ये मेजर कंटामिनेंट्स बन जाते हैं।
वो पानी को नाइट्रेट से, मेटल से, पेस्टिसाइड से पोल्यूट कर देते हैं। Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. ये non-biodegradable होते हैं और पानी के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते हैं। Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them into water bodies. अब पानी में छोड़ने से पहले इन इंडस्ट्रीज़ की जो एफ्लुएंट्स हैं, ये जब पानी में छोड़ते हैं उससे पहले इनको बस ट्रीट कर ले मतलब उनका ट्रीटमेंट कर ले, उनको प्योरीफाई थोड़ा सा कर ले ताकि वो जहरीले ना रहें। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। अब जब फॉरेस्ट लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा और अंडरग्राउंड वाटर भी बढ़ेगा, पानी की सीपेज हो सकेगी, वो पानी ग्राउंड के अंदर जा सकेगा। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ, कि वो पानी बह ना जाए, इसलिए हम छतों पर भी अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। Canals used for irrigating fields should be properly lined to minimize losses by water seepage. पानी लीक नहीं होना चाहिए कहीं से जब हम सिंचाई करते हैं। कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग, ये वाला हो गया। स्प्रिंकलर सिस्टम भी हम कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कर सकते हैं ड्राई रीजन में। बस यही है, छोटे बहुत। अब डू यू नो वाला कर लेते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन हमारे यहीं से बनते हैं। मैं आपको ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसको आप शेयर करो सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, अपने ग्रुप्स में सबको शेयर करो ताकि सब इसका लाभ उठा पाएँ। तो डू यू नो में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो मैंने बताया कि हम अपने छतों पर कुछ एक सिस्टम लग जाता है, वहाँ पर कलेक्ट होता है पानी, फिर उसको एक पाइप के थ्रू वो नीचे आता है पानी और वो ग्राउंड वाटर में ग्राउंड में चला जाता है और 8000 लीटर्स हम इसको बचा सकते हैं अगर हम ऐसा करें। एक ड्रिपिंग टैप फिर हमने छोड़ भी दी तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी नहीं छोड़नी चाहिए। वो भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि प्लम्बर बुलवा लो यार, क्या हो गया एक बार, कोई बात नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम आ गए 15th पेज पर। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। अब हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर एक स्कूल में एग्जीबिशन लगी हुई थी, स्कूल के चिल्ड्रन जा रहे थे, बच्चे जा रहे थे, आर्टिकल्स एग्जीबिशन में थे, वो अलग अलग कंट्री से आ रहे थे। मोना ने एक बैग पकड़ा और वो चीख पड़ी, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग। वो कहती बहुत ब्यूटीफुल है ये। येस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, द टीचर सेड। टीचर ने बताया ये जूट से बना है। वो जूट का बैग देखकर बहुत खुश हो गई थी। डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स। वो कहते हैं तुम क्या उन बास्केट्स को देख पा रहे हो, मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को वो कह रहे हैं, जैसे कि बैम्बू स्टिक्स हैं और वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, ईस्टर्न पार्ट में है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। फिर मलबरी ट्रीज़ के बारे में बात हो रही है कि सिल्क वॉर्म्स हैं वो मलबरी ट्रीज़ को खाते हैं। चिल्ड्रन अंडरस्टूड, फिर वो जो छोटे बच्चे हैं वो समझ गए इन बातों को कि प्लांट्स हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं हमारी डे टू डे लाइफ को चलाने के लिए। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. मेरे 7th के वीडियो में भी समझाया हुआ है मैंने। अगर आपको बायोस्फीयर का मतलब अच्छे से जानना है तो ज्योग्राफी का चैप्टर उसमें खोल सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जब लैंड जहाँ पर है, लैंड, वाटर और एयर तीनों जहाँ पर है उसको कहते हैं बायोस्फीयर। आपने भी पहले पढ़ा हुआ है बायोस्फीयर के बारे में। वहीं पर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होती है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। वो एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट होते हैं और इंटर रिलेटेड होते हैं, इसी को कहते हैं इकोसिस्टम। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल्स। ये प्लांट्स हमारी इतनी सारी मदद करते हैं, हमको ऑक्सीजन भी देते हैं, शेल्टर भी देते हैं, एनिमल्स को टिम्बर भी देते हैं और सॉइल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उनकी इरोजन ना हो जाए, और ग्रोइंग क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी हमें हेल्प देते हैं।
अंडरग्राउंड वाटर के लिए भी, फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, ये सारी चीज़ें के लिए बहुत इन्यूमरेबल यूजेस हैं। इन्यूमरेबल का मतलब है कि जिसे हम गिन ना सके, इतने यूजेस हैं इसके। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। वाइल्ड लाइफ में सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स ही नहीं हैं, एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स भी हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल, ये सारी चीज़ें देते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज से हमें हनी मिलता है, पॉलिनेशन होती है फ्लावर्स की, और ये डीकम्पोजर्स हमारे जो हैं वो इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स, जो बर्ड हैं वो फीड करती हैं, इंसेक्ट्स पे फीड करती हैं, वो भी डीकम्पोजर्स की तरह काम करती हैं। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी ऑन वो डेड लाइफ स्टॉक पे करती है स्कैवेंजर बन के, वो भी एक वाइटल क्लींजर की तरह ही है इन्वायरमेंट के लिए। So animals big or small are all integral to maintaining balance in the ecosystem. इससे एक बैलेंस बना रहता है। डू यू नो में पढ़ लेते हैं एक बार। Vultures in the Indian subcontinent were dying of kidney failure shortly after scavenging livestock treated with diclofenac, a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen. तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी एक बात लिखी गई, अच्छी तो नहीं है, बहुत दुखद बात है कि वल्चर जो है इंडिया में वो मर रहे थे उन बॉडीज़ को खाकर जिनको उनका किडनी फेलियर हो जाता था, उन बॉडीज़ को खाकर जिनको एक पेन किलर दी जाती थी जिसका नाम था डाइक्लोफेनेक। वो एस्पिरिन या फिर इबुप्रोफेन की तरह होती थी। एफर्ट्स आर ऑन द बैन ऑफ द ड्रग फॉर लाइफ स्टॉक यूज एंड ब्रीड वेल्चर्स इन कैप्टिविटी। तो इसकी वजह से ही अब जो इसका बैन लगाने पे कोशिश पूरी की जा रही है ताकि वल्चर्स बच सकें, वरना और वैसे भी ये इंडेंजर्ड तो हो ही चुके हैं, ये एक्सटेंट ना हो जाए, ये विलुप्त ना हो जाए, इनके कुछ स्पीशीज़ बची रहें, इसलिए ये स्टेप्स उठाए जाने चाहिए और उठाए जा रहे हैं। ये एक ब्लू किंगफिशर की पिक्चर दी हुई है, इसको आप देख लीजिए, बहुत सुंदर है, मैंने वैसे ही दिखा दी। अब ये ब्रह्मा कमल मेडिसिनल हर्ब है, ये भी देख लो, पिक्चर दी है भाई, देख लो, ज्योग्राफी की बुक में है, एनसीईआरटी में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वेजिटेशन की ग्रोथ टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करती है। मेजर वेजिटेशन टाइप्स हैं जो वो हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स और टुंड्रा। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। बहुत जहाँ पर हैवी रेनफॉल है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं। और फॉरेस्ट को इसलिए कहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है वाटर की, वहीं पर फॉरेस्ट्स होते हैं। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड द डेंसिटी रिड्यूस। जहाँ पर मॉइस्चर कम होता है वहाँ पर ट्रीज़ भी कम होते हैं और वो छोटे भी होते हैं। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। जहाँ पर कम रेनफॉल है वहाँ पर छोटी ग्रास उगती है, बड़ी बड़ी ग्रास उगती है और कम पेड़ होते हैं। थॉर्नी श्रब्स मतलब कांटेदार जो श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे श्रब्स, वो और स्क्रब्स जो होते हैं वो ड्राई एरियाज़ में उगते हैं, लो रेनफॉल में उगते हैं। और इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स। यहाँ पर बहुत डीप रूट्स होती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। वैक्सी सरफेस होता है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लिचन्स। ये क्वेश्चन आ जाता है टुंड्रा के ऊपर ज़्यादातर, टुंड्रा और इसके ऊपर आ जाता है कि कहाँ पर होते हैं और ये किस किस टाइप के होते हैं, जैसे मॉसेस और लिचन्स। बस ये 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर एक पाइथन की भी पिक्चर दी हुई है, बहुत सुंदर पाइथन है, बड़ा पाइथन है, बड़ा स्नेक है। टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forest cover all over the, ये कुछ भी नहीं है कि भाई अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो फॉरेस्ट हम काट रहे हैं, नहीं काटने चाहिए। कितनी बार तो कह दिया नहीं काटने चाहिए। एक ही बात को लिख देंगे बार बार तो क्या बच्चे समझ जाएंगे? एक ही बार से समझ जाते हैं बच्चे तो। ट्री द वर्ल्ड वी डिपेंड अपॉन, वेयर वी विल गो व्हेन द ट्री इज़ गॉन। अच्छा पोस्टर है, आपको इससे सीख मिलेगी। कंजर्वेशन, अब इसकी भी कंजर्वेशन देख लेते हैं, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की। और इसके बाद हमारा 1-2 टॉपिक, एक ही ये लास्ट ही टॉपिक है
कुछ फॉरेस्ट फायर के ऊपर है, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा एक ही सिंगल वीडियो में। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट्स आर आवर वेल्थ, कि फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट्स एनिमल्स को शेल्टर देते हैं और वो एक दूसरे की मदद करते हैं, इसी से इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है। क्लाइमेट के चेंजेस से और ह्यूमन इंटरफेरेंसेस की वजह से नेचुरल हैबिटेट्स के लॉस हो सकता है और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हैबिटेट्स कम हो सकते हैं। मैनी स्पीशीज़ तो वल्नरेबल बन चुकी हैं, एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, लेकिन एक्सटिंक्शन की वर्ज पे ही हैं, वो बिल्कुल विलुप्त होने वाली हैं। जैसे डायनासोर्स पहले थे, अब नहीं है। ऐसी बहुत सारी अब स्पीशीज़ हैं। वल्चर्स के बारे में जैसे हमने पढ़ा, वो भी एंडेंजर्ड होती जा रही हैं। डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये सारे ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है एक्सटेंशन का, ये बढ़ता जा रहा है और एक्सेलरेट होता जा रहा है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज़ द पोचिंग। पोचिंग मतलब इलीगली, अब इलीगल हो चुका है, पहले तो लीगली भी मार देते थे। एनिमल्स को मार के उनके चमड़ी को और उनके दांतों को, उनके पार्ट्स को, मतलब मोटा मोटा कह दिया जाए तो उनको मार के उनके पार्ट्स को बेचना, उनको इलीगल ट्रेड किया जाता है। हाइड्स का, स्किन का, नेल्स का, टीथ का, हॉर्न्स का, फेदर्स का भी। और ये ऐसे कुछ जो हैं एनिमल्स, उनका नाम है टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, काला हिरन। काला हिरन के बारे में तो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, पहले कुछ जब न्यूज़ आई थी सलमान खान ने मार दिया था, तो ब्लैक बक के बारे में आया था। काला हिरन और क्रोकोडाइल है, राइनोसेरोस है, इनके दांतों के लिए होता है। स्नेक्स के लिए भी होता है। और स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, इन सब के बारे में होता है। ब्लैक बक की एक पिक्चर दी हुई है, बहुत सुंदर एनिमल होता है ये। इसके सींग के लिए भी मार दिया जाता है इसको। These can be conserved by increasing awareness। हमें अवेयरनेस बढ़ानी होगी, जागरूकता बढ़ानी होगी, और जागरूकता ज़्यादा इसी से ही बढ़ती है जब बच्चों को पता लगता है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Conservation of creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion। कंजर्वेशन होनी बहुत ज़रूरी है, वरना ये ख़त्म हो जाएंगे। देयर इज़ अ बैलेंस है इनमें, बहुत इन्वायरमेंट में रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज़ में डिस्टर्ब नहीं भी हुई हैं बहुत सारी, लेकिन बहुत सारी खो भी गई हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल habitats of many species. Due to indiscriminate killings, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction। हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारे इंटरफेरेंस की वजह से बहुत सारी बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो भी चुके हैं और बहुत सारे होने वाले भी हैं। Awareness programs like social forestry and वन महोत्सव should be encouraged at the regional and community level। इन सब के बारे में अवेयरनेस बहुत सारे होनी चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन को ये बताना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि बर्ड वॉच करें और नेचर कैंप्स में जाएं, ताकि उन्हें पता लगे उनकी ब्यूटी क्या है, एनिमल्स कितने ब्यूटीफुल होते हैं, उन्हें मारना नहीं चाहिए। मैनी कंट्रीज़ हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब बहुत सारी कंट्रीज़ ने तो लॉज भी पास कर दिए हैं इन चीज़ों पे। इंडिया में लायंस को मारना, टाइगर्स को मारना, डियर्स को मारना और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, पीकॉक्स को मारना इलीगल हो चुका है। इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited। Conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen। कि हमें कंजर्वेशन करनी चाहिए। अब 2 ग्लॉसरी रह गई हैं, बस इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। और एक डू यू नो भी है साइट्स के बारे में जो हमने पढ़ा। फिर नेशनल पार्क है, नेचुरल एरिया होता है एक, जिसको डिज़ाइन किया जाता है कि एनिमल्स उसमें कंफर्टेबली रह सकें, एक इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी से इकोसिस्टम्स की तरह वहाँ पर बनाया जाता है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए और प्रेजेंट के लिए भी। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या हैं? सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड
through a global network intended to demonstrate the relationship between conservation and development. ये भी नेशनल पार्क्स की तरह ही है, लेकिन ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं ग्लोबल नेटवर्क में और इंटेंड किए जाते हैं कि रिलेशनशिप बना सकें कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच में। अब ये CITES ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में आएगा ही आएगा, ये मेरे से बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब आ जाता है, आएगा ही आएगा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ना ज़रूर। इसकी कई बार तो सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड fauna and flora is an international agreement between governments। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और ये इसका एम क्या है कि ये कई बार तो 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं पहले से। पहले इसको लिखना है CITES is the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora and it is an international agreement between governments। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा, इसका एम क्या है कि इसका एम है कि इंटरनेशनल ट्रेड है जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट का, उसके सर्वाइवल में ना दखल अंदाजी करे, ऐसा एक एग्रीमेंट है। और 5000 स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, 28000 स्पीशीज़ है प्लांट्स की, वो प्रोटेक्टेड हैं इसके अंदर। और लास्ट पॉइंट है बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टाई, कोरल्स, ऑर्चिड्स और एलोज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी के साथ एक ही वीडियो में इतना बड़ा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई एक वर्ड की भी अगर आपको कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उस एक लाइक बटन दबा दीजिए, उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा ताकि मैं अच्छी वीडियोस बना सकूँ आगे भी। मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस बटन को ऑन कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।